तो कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि एक्चुअल आइन और कानून के मुताबिक उन्हें इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके कि उन्होंने किंग से, बादशाह सलामत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था और मुलाकात करके मामला तय करने से इनकार कर दिया था, मैच फिक्सिंग से इनकार कर दिया था और उन्होंने ऐसी किसी किस्म की यकीन दहानी करवाने से इनकार कर दिया था कि जनाब हम आपको चीफ जस्टिस तो बना देंगे, लेकिन आपने फिर हमें तंग नहीं करना, आपने 8 फरवरी के इलेक्शन को कुछ नहीं कहना, आपने ये जो मैंडेट चोरी वाला मामला इसको दबा देना है और बाकी भी जो मुकदमात हमारे इस सिस्टम के खिलाफ आएंगे, इस जाली निज़ाम के खिलाफ, तो आपने उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना, किसी किस्म का कोई ऑर्डर पास नहीं करना। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बारे में इल्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने मुलाकात नहीं की और उन्होंने मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा और इसीलिए उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं, बल्कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर एक जो है वो कानून साजी की गई और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया। और अब ये पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है, इसको आप हरगिज प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट या आइन और कानून के मुताबिक नहीं कह सकते। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल एक खत लिखा है और उन्होंने जुडिशल कमीशन का जो आज इजलास होना है उसको कहा है कि इसको मुअख्खर कर दें और 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आई हैं उन पर पहले फैसला किया जाए और उसके बाद फिर अगला काम किया जाए, क्योंकि 26वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ बहुत सारी पिटीशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी हैं और अभी तक उन पिटीशंस को नंबर तक नहीं लगाया गया और वो रखी हुई हैं और उन पर कोई हरकत नहीं की जा रही। इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को और उन्होंने कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी, जबकि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें इल्तवा में हैं और उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर हो सकती हैं और मुस्तरद भी, और अगर ये दरखास्तें मंजूर हो गई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में इदारे और अरकान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। बात उनकी बिल्कुल सही है कि अगर ये पिटीशन जाती है और कल को फैसला होता है कि 26वीं गैर आइनी तरमीम दुरुस्त नहीं थी और ये गैर आइनी है और आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, जो कि है, तो ऐसी में ये जितने जजेस आप भर्ती कर रहे हैं इन सब को घर जाना होगा और इनके फैसले भी घर जाएंगे और एक अच्छा खासा क्राइसिस हो जाएगा। बेहतर ये है, उन्होंने कहा कि पहले आप इन 26वीं तरमीम के मुतालिक जितनी दरखास्तें आई हैं तकरीबन 24, उनको आप सुन लें और उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले तक इजलास मुअख्खर कर दिया जाए और चीफ जस्टिस जो हैं वो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें, ये भी उन्होंने कहा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मशवरा दिया कि चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें और इसके लिए सरदार अयाज सादिक साहब ने 2 नवंबर को जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ये सारा काम किया था और उसमें पिछले दिनों एक तब्दीली भी की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन, कौमी असम्बली लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब उसके मेंबर थे और उन्होंने कहा जी कि हम दहशतगर्द भी हैं, हम बगावत भी हमारे खिलाफ मुकदमे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, सब कुछ हैं, हम बागी भी हैं और हम जुडिशल कमीशन हाईएस्ट फोरम जो है वहाँ आते हैं और वहाँ पे आके हम जजेस को भी रिक्रूट करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये सिस्टम है और ये इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक दहशतगर्दी के मुकदमात हम पे दर्ज करके तो हम ये काम भी करते हैं। तो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है दोनों अरकान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मंजूरी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वहाँ पे बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो नुमाइंदगी करेंगे। बैरिस्टर अली जफ़र की शायद हो चुकी है, जो है उनकी नॉमिनेशन जा चुकी है और बैरिस्टर गौहर के बारे में अभी तक इल्म नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा। दूसरा एक और खत लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल। एक तो उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट बनाने में कोई रुकावट नहीं है,
फुल कोर्ट को ये केस रेफर करने में कोई रुकावट नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। अब वो यही काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है उनके पास कोई वो तो है नहीं लाठी गोली जिसके बुनियाद पे वो निकलें या वो एहतजाज की कॉल दें, ये तो ऐसा नहीं है। तो इस खत को सपोर्ट किया है वकला लीडरशिप ने और सीनियर मोस्ट जितने भी वकला हैं, और उन्होंने सब ने इसको सपोर्ट किया है कि ये खत बिल्कुल दुरुस्त है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जजेस रिक्रूट कर रहे हैं आप, और हमारे सामने अचानक आ जाता है जनाब कि इसको बना दें, तो उससे बेहतर है कि एक क्राइटेरिया भी बनाया जाए कि एक जज आपने रिक्रूट करना है हाई कोर्ट में, तो उसने आगे फिर 20 साल जैसे कि मैंने बताया सर्व करना है, तो ऐसे के लिए उसका कोई क्राइटेरिया बनाए। सुप्रीम कोर्ट अपने इन हाउस सेशन कॉल करे और उसमें बैठ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए, फिर उसके बाद ये काम किया जाए। लेकिन यकीनन इस पर ही अमल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सारे का सारा डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे नंबर्स जो 17 से 34 करने की कोशिश की जा रही है कि 34 नंबर जजेस हो जाएं सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जजेस की, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि वहाँ पे भी 5-6 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी तादाद बढ़ा दी जाए ताकि वहाँ पे भी अक्सरियत ख़त्म हो जाए और अपनी लाइक माइंडेड जो जजेस हैं वो आ जाएं। तो ये तो है जनाब एक तरफ की सूरत हाल। जुडिशरी के बारे में मैंने कि आपको बता दूं कि ये सब कुछ हो रहा है। फिर जी क्योंकि अदलिया के सहारे ही इन्होंने चलना है, और इसी वजह से जो है एक रिटायर्ड जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए लगाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 पटिशन्स गई थी जस्टिस जहांगीर साहब के पास, जो कौमी असम्बली के तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, तो वो भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से ले लिए गए केस वापस, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि इसको रिटायर्ड जज शकूर प्राचा साहब सुनेंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है। फिर ये है कि अल्टीमेटली जो होना है, ये इलेक्शन पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आनी है, और याहिया अफरीदी साहब फिर जो है वो अपना रोल अदा करेंगे, और उन्हें वकला जो तंजीमें हैं वो कह रही हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से हमें ये तवक्को नहीं थी कि वो इतने पैसिव हो जाएंगे और वो ये काम नहीं करेंगे, बल्कि अभी भी वो चीफ जस्टिस हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके आईडी कार्ड चेक करके मजदूरों को, रेडीबानों को, गरीबों को, मिस्किनों को, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जेलों में डाला जा रहा है, थानों में डाला जा रहा है, झूठे बेबुनियाद मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो याहिया अफरीदी साहब का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने अभी तक इस मामले में भी चुप साध रखी है, और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। बहरहाल वो अथॉरिटी हैं जी, वो जो चाहें कर सकते हैं। अब आते हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सियासी क़यादत पे कल फर्द जुर्म जो आयद की गई है उसकी तफसील, उसमें लिखा क्या हुआ है फर्द जुर्म में। फर्द जुर्म में लिखा है जी कि पीटीआई क़यादत ने सियासी मकासद के हसूल के लिए दहशत गर्द तंजीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी की, और उन्होंने कहा, फर्द जुर्म की बात कर रहा हूँ, कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशत गर्दी के ज़मरे में आता है। ये एक नई टर्म आई है जी, पुरतशद्दुद मुजाहिरों से, यानी कि आज खुद फैसला कर लिया गया कि ये मुजाहिरे जो हैं पुरतशद्दुद थे, और इमरान खान साहब उस वक्त गिरफ्तार थे, उनको अगवा किया था रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशत गर्दी के ज़मरे में आता है। GHQ पर हमला अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने की नीयत से किया गया, और 9 मई से कबल मनसूबाबंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन किया गया। GHQ पर बैनुल-अक़वामी मीडिया पर नशर हुआ। GHQ पर हमला बैनुल-अक़वामी मीडिया पर नशर हुआ, जिसमें भारतीय मीडिया सरे फहरिस्त था। तो ये भी एक इल्ज़ाम आयद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे और कारकुनों पे कि ये खबर जो है वो भारतीय मीडिया पर क्यों चली, और भारतीय मीडिया पर सबसे ज़्यादा खबर चली, इसलिए इसके ज़िम्मेदार भी आप हैं GHQ पर हमले की। तो भाई बात ये है कि मीडिया का तो काम ही खबरें देना है, और जब वहाँ पे हमले होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे कुछ होता है, तो पाकिस्तान का मीडिया सबसे ज़्यादा हाईलाइट करता है उसको, तो इसलिए ये भी उन्हीं पर डाल दिया गया है। और फिर उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 में महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई वाक़यात पर रिपोर्ट जारी की, और रिपोर्ट के मुताबिक 102 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया,
اور 26 سرکاری عمارتوں پر منظم حملے کیے گئے اور سانحہ 9 مئی میں 1 ارب 66 کروڑ 56 لاکھ مجموعی نقصان کا تخمینہ بھی لگایا گیا اور 9 مئی واقعات ملک کی داخلی سلامتی اور ریاستی استحکام پر براہ راست حملہ تھا۔ یہ باتیں کی گئی ہیں جناب اس فرد جرم میں۔